जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट और उसका जो थिंक टैंक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, उसकी विचारधारा को मानने वाले वॉलंटियर कैडर को राज्य के खर्चे पर रखने की व्यवस्था पैदा कर देता है। इसीलिए इस पॉलिसी में कहीं भी कोई वादा नहीं है कि राज्य सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, कि राज्य के द्वारा संचालित स्कूलों के जरिए इस देश को शिक्षित नहीं बनाया जा सकता। एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या अंतर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हमारे साथ हैं खास मेहमान प्रोफेसर विकास गुप्ता। नमस्कार सर। प्रोफेसर विकास गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में पढ़ाते हैं। अपने विद्वतापूर्ण प्रकाशनों के साथ भारत में शिक्षा के ऐतिहासिक और समकालीन पहलुओं के क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। प्रोफेसर गुप्ता ने रमाकांत अग्निहोत्री और मीनाक्षी पांडे के साथ एजुकेशन एंड इनक्वालिटी नामक खंड का सह संपादन किया है। प्रोफेसर गुप्ता ने आकार से 2013 में प्रकाशित टीचिंग हिस्ट्री नामक पुस्तक का सह लेखन किया है। प्रोफेसर गुप्ता सेज द्वारा प्रकाशित कंटेम्प्रेरी एजुकेशन डायलॉग के सलाहकार संपादकीय बोर्ड के सदस्य हैं। कोलकाता सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित द इंक्लूसिव के सलाहकार संपादकीय सदस्य हैं और भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं। डिसेबिलिटी राइट्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य हैं। अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के प्रेसिडियम सदस्य और भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी के आजीवन सदस्य हैं। प्रोफेसर गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में भी काम किया है। इन्हें भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR, जर्मन ऐतिहासिक संस्था मैक्स वेबर फाउंडेशन, चार्ल्स वॉलिस ट्रस्ट फॉर इंडिया और दिल्ली विश्वविद्यालय से विभिन्न फेलोशिप और शोध अनुदान प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर गुप्ता ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक समारोहों में व्याख्यान दिए हैं। बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम है, यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर गुप्ता, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या अंतर है? इस पर काफ़ी बहस हो रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में हालांकि बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो और उसे लाने वाली सरकार दोनों ने इस एक्ट में जो कुछ गुंजाइश थी शिक्षा में सुधार लाने की, उसे भी ख़त्म करने का रोड मैप तैयार कर दिया है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ, पर बाकी डिटेल में और बात भी हो सकती है। एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर की जो प्रस्तावना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। उसके अनुसार 3 किलोमीटर से 11 किलोमीटर के रेडियस में जो स्कूल मौजूद हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स माना जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स में संसाधनों, शिक्षकों और किसी भी अन्य किस्म के आदान प्रदान को किया जाएगा। जहाँ पर जो कुछ कमी है वो एक दूसरे से ले दे के पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, कागज़ी तौर पे ही अच्छा है, पर असल में ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। एक तो ये बात है, क्योंकि मान लीजिए कि एक स्कूल में मैथ्स का शिक्षक नहीं है तो वो दूसरे स्कूल में से कैसे मंगाया जा सकता है? ये संभव नहीं है। एक स्कूल में अगर ब्रेल सिखाने वाला शिक्षक है तो क्या वो अब 11 किलोमीटर के दायरे में जा के सबको ब्रेल सिखाएगा, संगीत सिखाएगा? मतलब आप एक झोला छाप शिक्षक बनाने की तैयारी में हैं और उसमें ये कैसे मुमकिन है कि एक बड़े रेडियस में सुविधाओं का आदान प्रदान होगा, ख़ास तौर से तब जब ये जो बड़ा रेडियस है यानी 11 किलोमीटर वाला वो उन जगहों पे होता है जहाँ पे स्कूल्स की संख्या कम होती है। हाँ, जैसे जो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और वहाँ पे रहने वाले लोग कौन हैं? आदिवासी लोग, दलित, गरीब, किसान लोग, जंगलों में रहने वाले लोग। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनको हम सुविधाएं नहीं देंगे बल्कि वो एक दूसरे से ऐसे ही काम चला लेंगे। दरअसल ये काम चलाने की व्यवस्था भी नहीं है,
ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो शेड्यूल दिया हुआ है उस अनुसूची में कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, कुछ मानक हैं, कुछ सुविधाएं हैं जो हर स्कूल को सुनिश्चित करना है। अगर वो सुनिश्चित ना करें तो कानून ये कहता है कि 3 साल के अंदर अगर वो ऐसा ना करें तो सरकार उन्हें डी रजिस्टर कर सकती है। हर स्कूल को ऐसी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। वो अलग बात है कि ये काम अब तक ठीक से हुआ नहीं है, पर अब ये जो स्कूल्स हैं जिनके जो ये मानक पूरे नहीं करते हैं उनको एक तरह से छूट दी गई है, उनको लेजिटिमाइज कर दिया गया है कि कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो आप दूसरे से लेके काम चला लो। हाँ, और इस तरह से जो एक बड़ी लॉबी है बजट प्राइमरी स्कूल्स के नाम से, जिसे एकेडमिक जगत में जाना जाता है, जो 100-200 रुपये 400 रुपये लेके और फिर लड़कियों को ख़ास तौर से, वैसे पुरुषों को भी, पर आम तौर पे महिलाओं को 5-6 हज़ार रुपया, 4,000 रुपया, 8,000 रुपया दे के पढ़ाई करवाते हैं और जब मन करता है उनको निकाल देते हैं। कोई उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई प्लेग्राउंड नहीं होता है, कोई म्यूज़िक का रूम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो वाले स्कूल्स से गरीब लोगों को पढ़वाना चाहते हैं क्योंकि सरकार तो लगातार अपने स्कूल्स को मर्ज कर रही है। तो मतलब इस पे और भी बोला जा सकता है, पर एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये कहा गया था कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो मदर टंग होगा या परिवेश की भाषा होगी, यानी लैंग्वेज ऑफ द मिलियू होगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें ये प्रिवाइज़ो लगा हुआ था कि जिस हद तक संभव हो, ये उसमें भी प्रिवाइज़ो लगा हुआ था, लेकिन उसमें ये 8वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए व्यवस्था दी गई थी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके बारे में बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मदर टंग को प्रमोट कर रही है, उसमें ये कहा गया है कि मदर टंग शैल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन अप टू 5th स्टैंडर्ड, यानी 5वीं क्लास तक मीडियम ऑफ एजुकेशन मदर टंग होगी, और यदि संभव हो तो 8वीं क्लास तक। और ये प्रिवाइज़ो उसमें भी लगाया गया है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जिस हद तक मुमकिन है। तो यानी आप 8वीं की बजाय अब लॉ ही ये कह रहा है कि 5वीं तक, और उसके बाद फिर जब क्लैरिफिकेशन मांगा गया गवर्नमेंट से तो उसने ये क्लैरिफिकेशन भी दिया कि इसे आप एडवाइजरी माने, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई थी। ये बात अलग है कि उसका भी क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन अब तो कानून के स्तर पे इसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप ये भी देखेंगे कि हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट ने, मैं सिर्फ 4 या 5 बिंदु बताऊंगा, हालांकि राइट टू एजुकेशन एक्ट ने जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मान्यता दी थी, उनके ऊपर कुछ शर्तें लगाई थी कि उनको रिकग्निशन लेनी पड़ेगी, पर उसका विरोध पहले ही हो रहा था। जितने भी प्रगतिशील जन संगठन हैं वो ये कह रहे थे कि समान स्कूल व्यवस्था पड़ोसी विद्यालय के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली के आधार पर देश में स्थापित की जानी चाहिए थी। लेकिन इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है परोपकारी संस्थाओं, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने के लिए, जबकि कोई भी ऐसे नए तरीके नहीं बताए गए हैं, यानी जो पहले से ना हो, ऐसे कोई नए तरीके नहीं बताए गए हैं कि कैसे मुनाफाखोर और इन तथाकथित परोपकारी संस्थाओं में फ़र्क किया जाएगा। यानी व्यवस्था में जो मुनाफाखोरी बढ़ रही है वो लगातार और बढ़ती रहेगी, और अब उसको एक नया नाम दे दिया जाएगा, परोपकारी संस्थाएं। आप ये भी देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी थी। नो डिटेंशन पॉलिसी को अक्सर गलत रूपों में व्याख्यायित किया जाता है, हालांकि उसकी पूरी समीक्षा का अभी शायद समय नहीं है प्रतिभा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें कहा गया था कि स्कूल ऐसे हों कि विद्यार्थी का लगातार असेसमेंट हो सके, केवल एक 3 घंटे का 3 महीने में इम्तिहान लेने के बजाय लगातार, ताकि उसकी जो चहुमुखी प्रतिभा है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब ये जो प्रोविज़न था, ये उस एक्ट का एक प्रोग्रेसिव प्रोविज़न इसलिए माना जाता था क्योंकि जो विद्यालयी ज्ञान है वो आम तौर पे जो बच्चे के परिवेश का ज्ञान है उससे कटा हुआ है, इसलिए बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। तो ये स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी।
अब इस सरकार ने पहले तो उस नो डिटेंशन वाले क्लॉज को ही एक अमेंडमेंट लाके खारिज कर दिया, और उसके बाद इस पॉलिसी में तो सरकार ने बल्कि एक ऐसी संस्था की घोषणा कर दी है जिसका नाम है परख, जो स्कूल में तीसरी क्लास से होने वाले इम्तहानों को कोऑर्डिनेट करेगी और उनकी आउटसोर्सिंग होगी। यानी जो सीधे तौर पे विद्यार्थी से जुड़ा हुआ शिक्षक है, अब वो भी मूल्यांकन नहीं करेगा, बल्कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एक संस्था है जो बताएगी, यानी कितना बड़ा सेंट्रलाइजेशन है, कि कैसे इम्तहान होंगे, और फिर आउटसाइड एजेंसीज उन कॉपीज़ को चेक करेंगी। तो ये बिल्कुल उससे अलग दिशा में जाता हुआ एक कदम है, बिल्कुल आखिरी फिलहाल के लिए। इसमें बहुत सारे फ़र्क हैं, आखिरी जो आप मुख्य फ़र्क आप देखेंगे वो ये है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में शायद आर्टिकल 27 या 34 वो देखना पड़ेगा, जहाँ करिकुलम की बात की गई है, वहाँ पर बहुत ही क्लियरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और प्राइमबल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्लूरलिज्म की यानी बहुलवाद की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको ध्यान में रख के ब्रॉड गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसा होगा, कैसे मतलब क्या उद्देश्य होंगे करिकुलम के, और उसके आधार पर टेक्स्ट बुक्स लिखी जाएंगी। पर इस पूरी पॉलिसी में आप उसके ठीक बरक्स ये पाते हैं कि दकियानूसी चीज़ों को बढ़ावा देने का पूरा मैकेनिज़्म खड़ा कर दिया गया है। इसमें कहीं भी फुल टाइम टीचर्स की बात नहीं की गई है, कहीं पे भी नहीं की गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कम से कम की तो गई थी, नहीं अपॉइंट वो अलग बात रही, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि उसकी जगह जिन वॉलंटियर्स की संकल्पना पेश की है, वो तो दरअसल जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट और उसका जो थिंक टैंक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन RSS है, उसकी विचारधारा को मानने वाले वॉलंटियर कैडर को राज्य के खर्चे पर रखने की व्यवस्था पैदा कर देता है। तो इस तरीके से ये पॉलिसी तो दरअसल कम्युनलाइजेशन का रास्ता साफ करती है, कमर्शलाइजेशन का रास्ता साफ करती है, सोशल इनजस्टिस को बढ़ाती है। जैसे मैंने बताया ना कि कैसे उनके जो ज़्यादातर स्कूल्स जो पिछड़ी जातियों और गरीबों के द्वारा अटेंड किए जाएंगे, अब उनमें कोई नॉर्म्स नहीं फॉलो होंगे। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट भले ही कमज़ोर था, पर वो कुछ प्रोमिसेस लेके साथ में आया था। ये पॉलिसी तो शिक्षा को अब पिछड़े लोगों से, गरीबों से, जो कि दरअसल इस समाज की अक्सरियत हैं, मेजॉरिटी हैं, उनसे और दूर करने वाला है। और ये कोई अनुमान ही नहीं है, अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कंपैरेटिव एनालिसिस आया है डाइस डेटा का, वो दिखा रहा है, ऑलरेडी दिखा रहा है कि स्कूल एनरोलमेंट घट रहे। तो ये तो सीधा सीधा मतलब एक तरह से कहिए, और ये इसलिए है क्योंकि इस दौरान एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है जो कह रही है कि और इसमें बहुत सारे मतलब एजुकेशनिस्ट भी शामिल हो गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो गए हैं, छोटे स्कूलों को चलाने वाले भी, और स्कूलों को का जो अब इन्वेस्टिंग जो ग्रुप बड़ा जो कॉर्पोरेट लॉबी खड़ा हो गया, वो सब शामिल है। वो कह रहे हैं कि राज्य के द्वारा संचालित स्कूलों के जरिए इस देश को शिक्षित नहीं बनाया जा सकता, राज्य यहाँ से अपनी भूमिका ख़त्म कर ले। इसीलिए इस पॉलिसी में कहीं भी कोई वादा नहीं है कि राज्य सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जी, काफ़ी डिटेल्स में आपने इसमें अंतर को बताया, और क्यों विवाद है इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया ये समय देने के लिए।